जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। रिसेंटली मल्टीपल प्लीज फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में ताकि जो अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू का एज इलेक्शन कमिश्नर उसको स्टे किया जा सके। और उन मल्टीपल प्लीज में एक नोटेबल नाम कांग्रेस लीडर जे ठाकुर का भी है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है और क्या रीजन है जिसकी वजह से इतनी जल्दीबाजी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो समझते हैं कि सबसे पहले बेसिस क्या है इन प्लीज का या फिर इन फाइलिंग्स का। तो हमारे अरुण बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक रूलिंग दी थी कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बननी चाहिए और उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजीआई होने चाहिए, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन दिसंबर 2023 गवर्नमेंट एक नया बिल लाती है और उसको लोकसभा एंड राज्यसभा से पास करा लेती है। उस एक्ट का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट। इस एक्ट में बेसिकली जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें से सीजीआई को रिप्लेस करके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया। सो दैट मीन्स अब उस कमेटी में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे अपोजिशन के लीडर होंगे। और इसी बात को चैलेंज करते हुए रिसेंटली इतनी सारी प्लीज फाइल की गई है। अब अगर हमको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक के बारे में तो हमको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 पावर देता है हमारे इलेक्शन कमीशन को फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और साथ ही साथ एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इवन चेंज द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये प्रोविजन अपने आप में अधूरा है और इट इज मेंशन दैट इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट, कि अगर फ्यूचर में पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई कानून बनाता है तो उसके बेसिस पे ये वर्क करेगा। सो 1991 तक इस टाइप का कोई भी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं हुआ था। फाइनली 1991 में इलेक्शन कमीशन एक्ट पास होता है और इसमें कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज इलेक्शन कमिश्नर के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मेंशन करी जाती है। लेकिन फिर भी इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की बात नहीं थी। इसीलिए जो पहले से चलता आ रहा था कि प्रेसिडेंट वाज अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वही कंटिन्यू रहा। और जब हम बोलते हैं प्रेसिडेंट वाज अपॉइंटिंग तो ये इम्प्लिसिट होता है उसमें कि ये रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम पे ही काम कर रहे हैं, बिकॉज द प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज अंडरस्टूड होती है। वन अनदर फैक्ट कि 1989 से पहले इलेक्शन कमिश्नर हमारा एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, मीन्स वहां पर हमारे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन बाद में जाके इसमें चेंजेस लाए गए और करेंटली ये एक 3 मेंबर बॉडी है जहां पे 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ये तो था बैकग्राउंड, लेकिन अब हमको समझना है कि प्रेजेंट में क्या हुआ। तो रिसेंटली इन अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो 5 जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने रूलिंग दी कि इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव के द्वारा करी जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में इनविसेज नहीं है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्प्लाई कि इनका अपॉइंटमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही करे। और क्योंकि पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाई है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी थी, और वी कैन से अंडर आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल पावर्स है, उसके अंडर में कुछ गाइडलाइंस लिखी थी। और ये गाइडलाइंस कहती थी कि इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स का डिसीजन एक सिलेक्शन कमेटी करेगी और इस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और ये गाइडलाइंस तब तक वर्क करेंगी जब तक पार्लियामेंट कोई एक नया प्रोविजन या फिर हम बोल सकते हैं नया एक्ट पास नहीं करते विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। और इसी बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है और कुछ ही महीनों में एक बिल पास कर लेती है पार्लियामेंट से। और उसके बाद हमारे पास इस बिल के अंदर मल्टीपल चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और ईसी की सिलेक्शन कमेटी थी, अब उसमें सीजीआई की जगह एक यूनियन मिनिस्टर को डाल दिया गया। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि अगर कभी इस कमेटी में कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए, मींस तीनों मेंबर में से अगर एक मेंबर ना हो या कोई मेंबर ना हो, तो भी बाकी के जो बचे हुए मेंबर डिसीजन देंगे वो बाइंडिंग होगा। तीसरी बात की गई कि एक सर्च कमेटी का गठन होगा बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सर्च कमेटी बेसिकली सर्टेन इंडिविजुअल्स के नाम सेलेक्ट करेगी और उन नामों को फिर फर्दर सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा। उन नामों में से सिलेक्शन कमेटी एक नाम चूज करेगी और उनको प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। सो ये बेसिक सेटअप क्रिएट किया गया जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ऑल्सो कुछ अदर माइनर चेंजेस भी किए गए, जैसे कि जो पहले सैलरी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस हुआ करते थे फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होते थे, लेकिन अब उसको चेंज कर एक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया गया है। सो इसी वजह से
अब क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो ऑपोजिशन और इवन मेनी एनजीओ जो कि वर्क करते हैं इस फील्ड में, उनका कहना है इससे इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हैम्पर होगी और इसमें चेंजेस की जरूरत है। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अगेंस्ट द गाइडलाइंस गई है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो चलिए फाइनली हम एक बार और समझते हैं एक समराइज वे में कि टोटल क्या क्रिटिसिज्म है इस एक्ट के अगेंस्ट। तो हमारे पास पहला आता है कि जो कि मोस्ट कॉमन है कि सीजीआई को रिप्लेस करके सिलेक्शन कमेटी में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाला गया है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास 2-1 की मेजॉरिटी आ जाती है ऑटोमेटिकली। सो इफ गवर्नमेंट वांट्स टू पिक समबडी, तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन बनता ही नहीं। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि जो सिलेक्शन कमेटी में अगर वैकेंसी होती है तो फिर भी जो बाकी के बचे हुए मेंबर है वो डिसीजन ले सकते हैं। सो उसमें एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट कभी भी खाली नहीं होती है, लेकिन लीडर ऑफ पोजीशन की पोस्ट खाली हो सकती है। इसलिए अगेन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे बात उठती है। तीसरी, जो सैलरी और अलाउंसेस में चेंजेस किए गए हैं कि जो कि अब कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रहेंगे, तो उसमें बहुत जगह ये सवाल उठते हैं कि क्योंकि अब गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है या फिर कंट्रोल करती है कैबिनेट सेक्रेटरी के टर्म्स ऑफ सर्विस को, तो कहीं ना कहीं इस वजह से इलेक्शन कमिश्नर पे एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होती थी। और सुप्रीम कोर्ट जज की जो सैलरीज एंड टर्म्स ऑफ सर्विस होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है बाय एन एक्ट, तो उसको चेंज करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एंड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बोल सकते हैं, जो कि अब नहीं रहेगा। नेक्स्ट एक फाइनल क्रिटिसिज्म ये भी आता है क्योंकि इसमें एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए जिसके अंडर कोई भी व्यक्ति जिसने इंडियन गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के पद पर काम किया हो, सिर्फ वही एलिजिबल होता है फॉर अपॉइंटमेंट टू द इलेक्शन कमीशन। और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ और ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि ज्यादा सूटेबल है उस जॉब के लिए, लेकिन उनको मौका ना मिल पाए। तो एक ओवरऑल समराइज किया है मैंने पूरा टॉपिक आपके लिए। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग है वो 1 हफ्ते के लिए डिफर करी है। मींस सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए मना किया है कि वो कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पूरे लोकसभा इलेक्शन और जो मल्टीपल जगह स्टेट इलेक्शंस है उनको संभाल पाना पॉसिबल नहीं है। सो दैट वाज द होल क्रक्स ऑफ द सिचुएशन। आई होप यू गॉट टू नो समथिंग न्यू एंड you have better clarity. So I will be signing off till next time. So stay curious and keep learning.